दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम सभी उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और उपसर्ग क्या होता है, जैसे आप लोगों को मैंने संधि और समास दोनों पढ़ा दिए हैं। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय। देखिए, शब्द रचना के 4 भाग होते हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो हम लोग संधि समास पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे और इसके बाद मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है। देखिए, उपसर्ग ऐसा चीज़ है जो देखने में लगता है कि उपसर्ग बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन ये उपसर्ग जो है बहुत बड़ा चीज़ है। इससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछते हैं परीक्षाओं में, और बहुत लोग जो हैं इन परीक्षाओं में उपसर्ग में गलतियां कर देते हैं। लेकिन जब आज आप देखेंगे तो आप गलतियां भूल जाएंगे। आप देखते रहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होता है। बहुत लोग उपसर्ग की परिभाषा में भी गलतियां कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्या गलतियां करते हैं। जैसे उपसर्ग की परिभाषा हम लोग देना चाहेंगे तो देंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि विशेष अर्थ का मतलब क्या होता है। विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और ये अर्थ में परिवर्तन हमेशा नहीं होता है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया से आज समझाऊंगा। आप देखते रहिए, बने रहिए। जैसे आप लोग देखिए, जैसे मैंने लिखा है आप लोगों के आसानी के लिए, शब्द रचना के 4 भाग मैंने बताया है। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि और चौथा समास। अब हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के बारे में जान गए। अब हम लोग उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। उपसर्ग की परिभाषा में मैंने बताया आप लोग क्या गलती कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। उपसर्ग की परिभाषा में लिखे हैं कि वे शब्दांश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द का अंश अर्थात छोटा शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के पहले लगा होता है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आप भूल जाइएगा, यहाँ ये मत कहिएगा कि अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि आपको मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ कि क्यों ये परिभाषा आपकी गलत हो जाएगी। जैसे देखिए, जय। अब देखिए, इसमें बता रहा हूँ कि मूल शब्द है जय। जय जो है मूल शब्द है। तो मूल शब्द क्या होता है? तो मूल शब्द ऐसा होता है जिसको हम लोग खंड करेंगे तो खंड करने पर उस खंड का कोई सार्थक अर्थ न निकले, अर्थात अर्थ न निकले। जैसे अगर हम लोग जय को खंडित करते हैं तो ज, धन, य, तो ये ज और य अलग अलग अक्षर हो गए, वर्ण हो गए, इनका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जय जो है मूल शब्द हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर जय में हम लोग वी उपसर्ग मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो देखिए जय में वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये विजय हो जाता है। इसमें देखिए अब क्या क्या है, आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें विजय में क्या क्या है। तो मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया है कि वी जो है उपसर्ग है, जय मूल शब्द है और विजय जो है यौगिक शब्द है। यौगिक अर्थात जोग से जो बना शब्द है उसे यौगिक शब्द, अर्थात उपसर्ग या प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द बनेंगे उन्हें हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। अब देखिए, अब इसका अर्थ मैं अब समझा कि परिभाषा क्यों गलत है। जय का अर्थ होता है जीतना या जीत, और उसमें अगर वी उपसर्ग लगाते हैं तो क्या होता है? विजय, और विजय का भी अर्थ हो गया जीत। तो कहाँ यहाँ अर्थ परिवर्तन हुआ? अब परिभाषा में तुरंत कहीं आप लोग देखे होंगे, परिभाषा में लोग बोल देते हैं कि जब हम लोग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं पहले लगता है तो अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अर्थ में परिवर्तन होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विशेष अर्थ मैंने बताया है परिभाषा में कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ का मतलब क्या क्या हो सकता है, मैंने आप लोगों को आसानी के लिए लिख दिया है कि विशेष अर्थ का मतलब हो सकता है विलोम अर्थ, अर्थात विपरीतार्थक भी हो सकता है। उसके बाद समानार्थक अर्थात जैसे जय विजय समान अर्थ हो गया। उसके बाद अर्थ प्रगाढ़ता हो सकती है, जैसे प्रगाढ़ता हो, जैसे हार है उसमें प्रहार, तो प्रगाढ़ता हो गया। उसके बाद नई विशेषता भी हो सकती है। तो विशेष अर्थ का मतलब होता है कि कई अर्थ में होता है। उसके बाद हम लोग इस तरह से विशेष अर्थ अगर आप परिभाषा में बोलते हैं तो आपकी कोई गलती नहीं है।
उसमें सारा आ जाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है। तो उप धन सर्ग, अर्थात उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात समीप लगकर सृष्टि करना। उपसर्ग वही होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के समीप या पहले लगकर सृष्टि करते हैं या नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से आप लोग उपसर्ग के बारे में समझ गए। अब मैं उपसर्ग का उदाहरण आपको समझाऊंगा और अभी आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि उपसर्ग को आप कैसे याद करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक, ऐसा आसान ट्रिक बताऊंगा कि आप 50-51 आपके उपसर्ग हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। आज मैं याद करा के ही छोड़ूंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों आइए हम सभी अब उपसर्ग के उदाहरण के बारे में आसानी से समझते हैं। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसे उपसर्ग के उदाहरण में उपसर्ग मैंने इधर लिखा है प्र आ सम वी परि उप, और इस उपसर्ग में मूल शब्द आप लोग देख रहे होंगे कि मूल शब्द हार। जैसे हार अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए चमत्कार कैसे पैदा होता है, कैसे चमत्कार होता है और यौगिक शब्द कैसे बनते हैं और सबका अर्थ अलग अलग निकलेगा, विशेष अर्थ हो जाएगा। जैसे देखिए प्र में हार जोड़ेंगे तो प्रहार, आ में हार जोड़ेंगे तो आहार, आप लोग अर्थ समझ ही रहे होंगे कि हार मतलब क्या होता है। सम में हार जोड़ेंगे तो संहार, उसके बाद वी में हार जोड़ेंगे तो विहार। देखिए एक ही मूल शब्द है और उसमें कई उपसर्ग लगकर देख रहे हैं कि कई शब्दों का, यौगिक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे परि में हार लगेगा तो परिहार, उप में हार लगेगा तो उपहार। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है मूल शब्द के पहले जो उपसर्ग जो है सारे लग रहे हैं और इन उपसर्गों के लगने से जो विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये उपसर्ग के उदाहरण हम लोग प्र आ सम वी परि उप लिख सकते हैं। उसके बाद संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, मैंने आप लोगों को लिख दिया है। आप लोग देखिए अति, अभि, अनु, अप, अभि, अपि, औ, आ, उत, उप, दूर, दुस, निर, निस, नी, परा, परि। मैंने देखा है, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ पूरा, आप लोग सोचिएगा क्यों। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं इसको याद करने का यही आपको उपाय बताते होंगे कि आप लोग जो अक्षर अ से शुरू हुए उनको एक साइड में रखें और उनको याद करें। और कहते हैं कि अति, अभि, अनु, अप, अभि, अपि, औ, आ, उत करते रहिए, कई बार रटते रहिए और याद कर लीजिए। हमको नहीं लगता है कि इस तरह से कभी भी याद होगा, लेकिन आज आप लोग मेरे चैनल पर ऐसा देखिएगा, ऐसा सुनिएगा कि एक बार में आपको एक चौपाई, जैसे श्री रामचरितमानस आप लोग चौपाई सुने होंगे, उस चौपाई में आपको ये सारा 22 उपसर्ग मैं याद करा दूंगा। एक चौपाई में आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों आइए कुछ ये भी समझते हैं। कई लोग ये भूल जाते हैं कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है कि बाद में लगता है, या प्रत्यय पहले लगता है कि बाद में लगता है। इसको आसानी से याद मैं आपको कराऊंगा, बहुत ही आपको ज़िंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। जैसे देखिए, जैसे हम लोग कभी भी कहते हैं तो कहते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, अर्थात पहले हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई उपसर्ग पहले बोला जाता है तो उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है, और बाद में आप प्रत्यय बोलते हैं तो आप कहिए कि भाई प्रत्यय बाद में लगता है ना आसान ट्रिक। याद हो गया कि नहीं? अब ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगता है। उसके बाद आप लोग देखिए कुछ और ट्रिक्स हैं कि उ और प, उपसर्ग में उ और पर, अर्थात उ प से पहले, अर्थात उ पहले लगता है। और कृदंत प्रत्यय, आप लोग जब प्रत्यय में जब आपको पढ़ाऊँगा तो प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, तो उस कृदंत में ही, नाम में ही आपको लिखा है क्रीद अंत, अर्थात क्रिया के अंत में, अर्थात प्रत्यय जो है अंत में लगता है। इसलिए आपको कृदंत केवल भेद याद रहेगा प्रत्यय का, तो आपको ये याद रहेगा कि प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में लगता है। इसलिए मैं बताना सोचा कि आप लोगों को बता दूं, ये याद हो गया आपको। अब मैंने जो आपको बताया था कि उपसर्ग आपको मैं सारा याद करा दूंगा श्री रामचरितमानस के चौपाई पर। जैसे श्री रामचरितमानस की चौपाई आप लोग बोलते हैं, मंगल भवन मंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, जेहि विधि गावहीं सुनहि श्रुति संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब दोस्तों इन्हीं चौपाइयों के आधार पर अब आप देखिएगा कि उपसर्ग कैसे इन्हीं चौपाइयों पर सारा याद हो जाएगा आपको। मैं लिखूंगा और आपको याद करा दूंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों आइए अब हम सभी श्री रामचरितमानस की चौपाई पढ़ेंगे और मैंने आपको चौपाई जो सुनाया है उसी के तर्ज पर मैं आपको उपसर्ग भी याद करा दूंगा। एकदम चमत्कार देखिए कैसे। परिपर प्रति अति विषम उपाधि, अनु अभिदूर निश निरयपि सुपरा। परिपर प्रति अति विषम उपाधि, अनु अभिदूर निश निरयपि सुपरा। उत अवनी अपदुष विनय धनियन। उत अवनी अपदुष विनय धनियन, अवभर उन पर कुदुअसी। अवभर उन पर कुदुअसी। दोस्तों आइए अब देखते हैं इस चौपाई के माध्यम से आप लोग कैसे संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, इन्हीं चौपाइयों को आप 2-4 बार बोलिएगा। जैसे मैं बोल रहा था याद हो जाएगा। परिपर प्रति अति विषम उपाधि, अनु अभिदूर निश निरयपि सुपरा। अनु अभिदूर निश निरयपि सुपरा। रामचरितमानस की चौपाई में और जल्दी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं आप लोग? जब जल्दबाजी होती है और 24 घंटे का पाठ चलता है रामचरितमानस का, तो कैसे कहते हैं? परिपर प्रति अति विषम उपाधि, अनु अभिदूर निश निरयपि सुपरा। अपरिपर प्रति अति विषम उपाधि, अनु अभिदूर निश निरयपि सुपरा। उत अवनी अपदुष विनय धनियन। उत अवनी अपदुष विनय धनियन, अवभर उन पर कुदुअसी। अवभर उन पर कुदुअसी। अब चमत्कार देखिएगा। इसी पर मैंने नंबरिंग भी कर दिया है। आपके संस्कृत का उपसर्ग 22 उपसर्ग इसी चौपाई में आ रहा है। पहला आ नंबरिंग मैंने कर दिया है। परि प्र प्रति अति वि सम उप अधि अनु अभि दूर निश नीर अपि सुपरा। उत अव नि अप दुष बिन अध नियन, अवभर उन पर कुदुअसु। तो देखिए इस तरह से आपको सारे चौपाई आप लोग माने गिन लीजिएगा। इतने याद हो गए। अब आगे मैं और भी बता रहा हूँ। जैसे उर्दू फारसी के उपसर्ग बहुत ही आसानी से आपको मैं एकदम याद करा के सब छोड़ूंगा। और देखिए ये याद क्यों करा रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि याद कर लेने से आप परीक्षाओं में गलती नहीं कर पाइएगा। क्योंकि संस्कृत का उपसर्ग सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछते हैं। और जब ये संस्कृत का उपसर्ग इस चौपाई से आपको याद रहेगा तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कि नहीं इसमें जो दूर जो है, ये दूर जो है हमारा सही है। सबसे ज़्यादा पूछता है दूर निश, ये आपका सही है। निर सही है। आप लोगों को याद रहेगा ये और इस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। बने रहिए। मैं आपको अब फारसी और उर्दू के दिखाता हूँ कैसे याद होगा आपको। अब दोस्तों आइए अब हम लोग अरबी फारसी का याद करते हैं। अरबी फारसी का देखिए, चूँकि बहुत ही आसान शब्दों का संयोग देखिए यहाँ पर। सर ला हर बना। जैसे हम लोग बच्चे में पढ़े हैं पुस्तकों में, मनोहर पोथी आप लोग पढ़ते थे, तो सर ला हर बना। हम खुश, हम
खुश गैर कम बिला बेबद बा। सरला हर बना हम खुश बिला बेबद बा। अंग्रेजी के अगर हम लोग 5 उपसर्ग याद करते हैं तो सब जनरल हेड चीफ वाइस, 5 आपका उपसर्ग याद हो गया आसानी से। आप लोग देख लीजिएगा और इसको लिख कर याद कर लीजिएगा, कई बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। जैसे देखिए अरबी फारसी के 13 उपसर्ग, चमत्कार देखिए 13 उपसर्ग आपको एक मनोहर पोथी के जो आप लोग हिंदी शुरू में बच्चे में पढ़े हैं उसमें मैं याद करा दे रहा हूँ। सरला हर बना हम खुश गैर कम बिला बेबद बा। सब जनरल हेड चीफ वाइस, अंग्रेजी का उपसर्ग आपको 5 याद हो गए। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसको याद करने का आपका फ़ायदा जब आगे हम लोग उपसर्ग के उदाहरण पढ़ेंगे और उपसर्ग को आपको पहचान की परीक्षा में पूछ देता है कि इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अगर आपको याद रहेंगे तो आप देखते ही समझ आएंगे कि जो मैं उपसर्ग याद किया हूँ उसी का है। और याद करने की विधि इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग याद करते रहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्री रामचरितमानस की चौपाई के तर्ज पर आपने जो उपसर्ग याद कर लिया है उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप लोग याद किए हैं, आ परिपर प्रति अति विषम उपाधि अनु अभिदूर निस निरय पिसुपरा। तो देखिए अब सब पर उदाहरण देखिए, अब आसानी से उदाहरण समझिए। जैसे आ अगर उपसर्ग है तो क्या होता है, आ का अर्थ होता है तक समेत। उसके बाद देखिए रक्षण में आ लग गया, ये आपका उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द हुआ। इसमें आ उपसर्ग हुआ, गमन आपका मूल शब्द हुआ। आक्रमण में आ आपका उपसर्ग हुआ और क्रमण जो है मूल शब्द हुआ। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है कि उपसर्ग जो है इसमें अगर पूछ देगा परीक्षा में कि आरक्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है तो आ उपसर्ग लगा है। उसके बाद परि, आसपास, इसका अर्थ होगा चारों तरफ, परिजन, परिपूर्ण और परिमाण। बहुत ही आसानी से आप समझ रहे होंगे कि परि और इसमें जो है परि उपसर्ग लगा हुआ है। प्र उपसर्ग जो है अधिक और आगे इसका अर्थ हुआ। और देखिए कृति में प्र लग गया तो प्रकृति, अर्थात प्रकृति में कौन सा उपसर्ग लगा है तो प्र उपसर्ग लगा है। प्रबल में प्र लगा है, प्रस्थान में प्र लगा है। उसके बाद प्रति उपसर्ग, प्रति का अर्थ हुआ उल्टा, सामने। प्रत्येक, अब यहाँ देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है कि अब यहाँ गलत आप कर सकते हैं, इसलिए मैं बताया हूँ कि संस्कृत का उपसर्ग थोड़ा कठिन होते हैं और इसी से परीक्षाओं में ज़्यादा प्रश्न डाले जाते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, प्रत्येक में जब पूछा जाएगा कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है तो आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपको संधि से समझ में आया होगा कि प्रतिधन एक होता है इसमें, तो इसमें आप पकड़ सकते हैं क्योंकि आपको तो सारा उपसर्ग मैंने याद करा दिया है, तो आप पकड़ लेंगे नहीं इसमें प्रति होगा उपसर्ग, क्योंकि प्रतिधन एक अर्थात प्रति इसमें उपसर्ग लगा, इसको पकड़ना है। प्रतिधन अक्ष अर्थात प्रत्यक्ष, प्रतिधनकुल अर्थात इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, आपको पकड़ना है। अति बहुत आसान है। अधिक, अब देखिए अति का भी, इसको भी मैं VVI में डालूंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में इसको पूछ देता है कि अत्यंत में आप बताइए कौन सा लगा हुआ है। तो देखिए इसमें अति लगा है, अति धनांत, अत्यधिक, अति धनाधिक और अतिशय। तो इसमें आप पकड़ सकते हैं क्योंकि आपको उपसर्ग याद हो चुका है कि अति एक उपसर्ग होता है संस्कृत का, तो इसमें अति धनांत के आधार पर अर्थात संधि का प्रयोग करते हुए आप इसको पकड़ लेंगे कि इसमें अति जो है उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद विशेष भिन्न, वी का अर्थ होगा विशेष भिन्न, विपक्ष, विदेश, व्यर्थ। इसमें विपक्ष और विदेश तो बहुत आसान है, आप लोग देख रहे हैं कि देश में वी और पक्ष में वी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ व्यर्थ, व्यर्थ में आता है तो वी और धन अर्थ, अर्थात आप बी और अर्थ से आप समझ जाइएगा कि वी धन अर्थ अर्थात व्यर्थ। तो इसमें व्यर्थ में क्या लगा है तो वी लगा है। तो ये सब कुछ मशहूर है, मैंने आपको उदाहरण मशहूर डाले हैं। और जब मैं लाइव क्लास आपको चलाऊंगा उपसर्ग के बारे में तो आपको बहुत ही प्रैक्टिस सेट और इतना अच्छा क्वेश्चन जो सीटेट, बिहार पुलिस बहुत सी परीक्षाओं में पूछे होंगे, तो उस समय आपको और आसानी होगी। आप यहाँ याद कर लीजिए। अब देखिए सम, ये भी VVI है। सम होता है, सम का अर्थात साथ और उत्तम, इसमें है संस्कार। देखिए यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें सम कहाँ है,
समझ नहीं पाइएगा कि हाँ सम कहाँ है, लेकिन आप लोग संधि में जाइएगा तो पता चलेगा कि सम धनकार, अर्थात इसमें सम जो है अर्थात कुछ संधि का भी उपयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा संधि और उपसर्ग में अंतर है, आपको आगे चल के पता चलेगा। हर जगह ये काम नहीं करेगा। अब जैसे संगम है, सम धन गम, अर्थात इसमें सम है, इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि इसको आप याद कर लीजिए। याद हो जाएगा तो आप पकड़ लेंगे कि नहीं सम है। और संभव अर्थात समधन भव, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। उप आसान है, उप का अर्थ निकट, समान, उपवन, उपदेश और उपमंत्री में उप लगा हुआ है। अधि का अर्थ ऊपर, श्रेष्ठ, और इसे भी आसान है, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। तो जो आसान है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। उसके बाद अनु का अर्थ होता है पीछे, समान, अनुशासन, अनुचर और अनुकरण में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अभी जो है अभी भी सामने ओर या चारों ओर, तो ये भी बहुत आसान है। अभियान, अभिषेक और अभिनय में आपको शुरू में उपसर्ग लगा है तो अभी लगा हुआ है। उसके बाद दूर, ये थोड़ा वीवीआई में आ जाएगा आपका, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं कि दूर उपसर्ग कहाँ लगा है। दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो देखिए दुर्जन, अब यहाँ मैं बताया कि देखिए यहाँ संधि में आपको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि दुर्जन का संधि विच्छेद आप लोग जानते हैं दुह प्लस जन होता है। आप विसर्ग संधि में जाइए, देखिए विसर्ग संधि में मैंने पढ़ाया है कि जितने दु वाले होते हैं विसर्ग संधि होते हैं, तो दुह प्लस जन। इसमें अब परीक्षाओं में आपको जो वस्तुनिष्ठ उत्तर दिया रहेगा उसमें दुह दिया रहेगा, और बच्चे सोचेंगे कि संधि का प्रयोग करते हुए दुह लिख देते हैं उपसर्ग, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि दुह आप उपसर्ग में देखिए चौपाई में कहीं दुह आया है, नहीं आया है, अर्थात दुह नहीं है, क्या है, दूर है। तो इसलिए आप लिखिएगा कि दूर उसमें उपसर्ग है। जैसे देख लीजिए दूर, और उच्चारण करने में भी देखिए उच्चारण, दूर जन अर्थात दूर है, तुरंत पकड़ लिए, दूर जन अर्थात दूर उपसर्ग है। दुर्जन, दुर्गम, इसमें भी दूर है और दुराचार में भी दूर है। उसके बाद निश, निश पर देखिए, इसमें एक ध्यान देना है निश में कि निश में जो है दंत स लगा हुआ है, ये ध्यान आपको देना है, क्योंकि ये दंत से याद रखना है कि जो भी निश है उसमें दंत स होता है। अब आगे देखते हैं, निश्चल में पूछेगा, ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है। निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, तो निश उपसर्ग है, लेकिन दंत स वाला होना चाहिए। उसमें आपको तालब स वाला दिया रहेगा, मूर्धन्य स वाला दिया रहेगा, वो गलत उत्तर होगा, उसको नहीं मारिएगा। देखिए इसमें तालब स है, लेकिन उपसर्ग में आपको निश उपसर्ग दंत स वाला होगा। उसके बाद हलंत भी देखेंगे कि हलंत होना चाहिए। निश्चित है और निष्कपट, निष्कपट है, इसमें देखिए मूर्धन्य स है निष्कपट में, लेकिन अगर उपसर्ग इसमें देखेंगे तो निश है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे मैं इसमें, और तो चौपाई में आप देख ही रहे हैं कि चौपाई से आपको याद हो रहा है कि आ परिपर प्रतियति विषम उपाधि अनु अभिदूर निश निरयपि सुपराभि, और बचा है आपको। बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको और आगे सारे उदाहरण बढ़िया से समझाऊंगा, आपको उपसर्ग एकदम पूरा करके ही खत्म करूंगा। दोस्तों आइए अब देखते हैं और आगे चौपाई के माध्यम से आप लोग याद किए हैं। जैसे नीर, नीर ये बहुत ही वीवीआई है, ये बहुत बार पूछ चुका है परीक्षाओं में। देखिए कहाँ से, क्यों इसमें दिक्कत होती है, गलती क्या होती है। मैंने बताया कि संधि और विसर्ग में कुछ अंतर है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे निर्जन है, तो निर्जन का अगर हम संधि विच्छेद कहते हैं तो नीह और प्लस जन, ये विसर्ग संधि में आता है, तो निह प्लस जन होता है। तो इसमें आप लोग अगर उत्तर में दिया रहेगा कि निह, तो आप लोग निह उत्तर लिख सकते हैं कि जो है इसमें निह जुड़ा हुआ है इसलिए उपसर्ग नहीं है, लेकिन गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग में होता है नीर। आप लोग चौपाई के माध्यम से याद कर लिए हैं कि नीर, तो नीर ही होगा उपसर्ग, आप लोग याद कर लीजिए। देखिए बिना, नीर का अर्थ हुआ बिना, बाहर, उसके बाद निर्जन अर्थात उच्चारण में भी देखिए निर्जन, इसका मतलब कि नीर उपसर्ग है। निर्गुण नीर उपसर्ग है, निरपराध नीर उपसर्ग है, और निराकार नीर उपसर्ग है। इसमें आप हलंत लगा दीजिएगा, ये आसान है। अपि, अपि जो है एक स्वतंत्र रूप में अपि का प्रयोग होता है संस्कृत में, और ये अव्यय के रूप में भी प्रयोग होता है। उसके बाद आता है सु, सु का अर्थ है अच्छा या अधिक। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट और मशहूर उदाहरण है स्वागत। स्वागत में पूछता है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें स्व या कुछ गलत लिखा जा सकता है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि स्व कोई उपसर्ग होता नहीं है, क्योंकि आप लोग चौपाई में कहीं स्व सुने नहीं हैं। तो आप लोग जो है सु उपसर्ग सुने हैं। निर अपि सुपरा, सुपरा अर्थात सुपर से सुपरा बना है, आप लोग बहुत आसानी से इसको भी समझ सकते हैं। तो सु का होता है स्वागत। अब देखिए स्वागत में सु कहाँ है, तो आप लोग संधि विच्छेद से इसको समझ सकते हैं।
सुधन आगत, अर्थात सुधन आगत से स्वागत होता है। तो संधि का प्रयोग करने से कहीं कहीं आपको आसानी से पता चल जा रहा है कि स्वागत में सुधन आगत अर्थात सु उपसर्ग लगा हुआ है। और सुगम और सुपात्र तो ये बहुत आसान है, आप समझ गए। परा उल्टा पीछे, पराजय परामर्श पराक्रम में परा लगा हुआ है उपसर्ग। उत ऊंचा ऊपर, अब देखिए ये थोड़ा वीवीआई हो गया। उत ऊंचा ऊपर अर्थात उद्गम में कौन सा लगा हुआ है उपसर्ग, परीक्षाओं में पूछता है। तो उद्गम, तो उत धन गम। अब देखिए 3 in 1 विसर्ग संधि जाइए, 3 in 1 देखिए, अर्थात द का त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, उद्गम में कौन सा उपसर्ग होगा, उत होगा। उत्कर्ष में तो आपको समझ में आ जा रहा है कि उत्कर्ष में उत होगा, और उद्भव में फिर उत होगा, उत धन भव। उसके बाद औहीन नीचे, इसका अर्थ हुआ अवगुण में औ लगा है, अवनति में औ लगा है, अवतरण में औ लगा है। निषेध नीचे, इसका अर्थ हुआ नियोग में नी लगा है उपसर्ग, निपात में नी लगा है, और निवारण में भी नी लगा है। उसके बाद अप का अर्थ होता है बुरा हीन, ये बहुत आसान है आप लोगों को। अपयश अपमान अपकार में अप उपसर्ग लगा हुआ है। दुस, अब देखिए पुनः ये वीवीआई जो भी आता है उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जहाँ आपको दिक्कत है मैं भी समझ रहा हूँ, और परीक्षाओं में यही सब पूछता है, ये आसान नहीं पूछता है, यही पूछेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए दुस है, दुस का अर्थ होता है बुरा कठिन। अब देखिए दुश्चरित्र, इसमें और इसमें अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जो है दंत स है, यहाँ तालव्य स है। तो इसका मतलब यह है कि आपको याद करना है कि जो उपसर्ग होता है केवल उसमें दंत स होता है। यहाँ मूर्धन्य स है दुष्कर में, लेकिन अगर उपसर्ग पूछेगा तो लिखेंगे आप दु स जो दंत स से है, और हलंत लिखेंगे। दुष्कर्म में भी दुस जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अब आते हैं हम लोग हिंदी का उपसर्ग, चौपाई के आधार पर अब हिंदी का उपसर्ग हम लोग आते हैं। निरे अपि सुपरा उत अवनी अपदुष बिन अधनियन। अब बिन अधनियन जो है यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जब बिन अधनियन औ भर उन पर कूद वसु, तो ये सारे जो है आपको हिंदी के उपसर्ग हैं। अब हिंदी के उपसर्ग बहुत आसान होते हैं, इनको बहुत जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध, बिन ब्याहा, बिन बादल और बिन जाने, इसमें बिन उपसर्ग लगा हुआ है। अध का अर्थ होता है आधा, अध पका, अध कचरा, अधमरा में अध उपसर्ग है। उसके बाद नी अर्थात कमी, निडर, निहत्था और निकम्मा में नी उपसर्ग है। उसके बाद अन, अभाव और निषेध, उसका अर्थ होता है अनपढ़ में अन उपसर्ग है, अनबन में अन है, और अनमोल में अन है। और आगे आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सारा उदाहरण मैं समझा दूंगा ताकि आपको एकदम पूरी तैयारी हो जाए उपसर्ग के बारे में। दोस्तों आइए अब और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आप लोगों को याद ही होगा, औ भर उन पर कूद वसु, औ भर उन पर कूद वसु। तो इस आधार पे जो हिंदी का उपसर्ग है औ, तो औ का मतलब होता है हीन और निषेध। उसके बाद अवगुण, अवघर और अवसर में औ उपसर्ग लगा हुआ है। भर मतलब होता है पूरा, अर्थात भर पेट, भरपूर और भरसक, इसमें भर उपसर्ग बहुत आसान है। उन एक कम, उन का मतलब होता है एक कम, जैसे 29 अर्थात 30 में एक कम 29, 39 एक कम, और 59 60 में एक कम 59, अर्थात इसमें ऊन उपसर्ग लगा है, इसमें भी ऊन और इसमें भी ऊन। उसके बाद पर मतलब होता है दूसरा या बाद का, अर्थात परहित, परलोक और परोपकार, इसमें जो है पर उपसर्ग लगा हुआ है। कु का अर्थ होता है बुरा, कुपुत्र, कुचक्र और कुपात्र, अर्थात इसमें भी कु उपसर्ग बहुत आसान आपको लग रहा होगा कि पुत्र और कु अर्थात कु प्लस पुत्र अर्थात कुपुत्र, इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है। दु कम बुरा, दुलारा, दुधारू, दुबला और दुकाल में जो है दो उपसर्ग लगा है। एक होता है जैसे दुकान, तो देखिए जब आपको लाइव क्लास चलेगा तो उसमें बताया जाएगा कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें उपसर्ग है ही नहीं, जैसे दुकान। दुकान को अगर कहा जाएगा कि इसमें दो उपसर्ग लगा हुआ है तो गलत है, क्योंकि दुकान जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द ही नहीं है, क्योंकि दु का अर्थ दो और कान का अर्थ कान, अर्थात दो कान। तो चूंकि जो जिस दुकान पर आप जाते हैं वहाँ पर दो कान होता है नहीं, इसलिए ये दुकान जो है उपसर्ग नहीं है। आपको इसको बाद में बताया जाएगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बताया जाता है। उसके बाद अभाव और निषेध, तो अभाव और निषेध अथाह, अटल और अचल, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद सु का अर्थ होता है अच्छा, सुपुत्र, सुडौल और सुगढ़ में सु उपसर्ग लगा हुआ है। अरबी फारसी का उपसर्ग आपको बताया गया था। सरला हर बना, प्राथमिक अर्थात मनोहर पोथी जैसे मैंने सरला हर बना, तो सरला हर बना आपको याद है। ये सारे जो है अरबी फारसी के शब्द हैं जो सर से लगे हुए हैं, सारे जो हैं सरताज, सरदार और सरकार, इसमें जो है सर जो है अरबी फारसी का शब्द है। उसके बाद ला है, ला रहित,
ला का अर्थ होता है रहित, लापरवाह में ला है, लावारिस में ला है और लाजवाब में ला है। उसके बाद हर में हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल और हर बार। आप लोग बोलते हैं हर दिन हर साल मनाएंगे, तो ये हो जाए हर बार, तो इसमें हर उपसर्ग लगा हुआ है। और हर उपसर्ग क्या है? अरबी फारसी का उपसर्ग है ब और अनुसार। ब का अर्थ होता है और अनुसार, बनाम, बगैर और बदौलत। उसके बाद ना का अर्थ होता है अभाव, नालायक, नाराज और नापसंद। इस बहुत ही आसान है कि नापसंद में जो है ना जुड़ा हुआ है और ना उपसर्ग है। और आगे बने रहिए आप वीडियो के साथ, आपको सारा उदाहरण मैं कंप्लीट करा दूंगा बहुत ही जल्द, अब आप पूरा कर लेंगे। आप लोग देख ही रहे हैं कि सरला हर बना, अभी आप लोगों को याद होगा कि सरला हर बना के आगे क्या है, तो उपसर्ग भी हम लोग जो है इसको आपको आगे वीडियो में मैं दे रहा हूं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों आइए अब हम खुश, गैर कम, बीला बेबद बा, इसका भी देख लेते हैं। ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, आपको मैं आसानी से याद कराया हूँ। हम अर्थात हम जो है अरबी फारसी का उपसर्ग है। हम का अर्थ होता है साथ वाला, समान, हमदम, हमदर्द और हम उम्र। तो हमदर्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो हम लगा है। उसके बाद खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुश नसीब, खुश खबरी और खुशहाल। ये सब प्रसिद्ध शब्द हैं, आपको यौगिक शब्द जो प्रसिद्ध हैं आपको याद है कि खुशखबरी में खुश शुरू में लगा है तो उपसर्ग खुश है, बहुत आसान है। गैर का निषेध अर्थात गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, इसमें गैर उपसर्ग लगा है। कम, थोड़ा, हीन, इसका हीन अर्थ होता है कमज़ोर, कमबख्त और कम अक्ल। उसके बाद बिला का अर्थ होता है बिना, बिला वजह और बिलासक। ये चूँकि आप लोग देख रहे हैं ये फारसी के शब्द हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ हो रहा है बिला वजह या बिना वजह या बिनाशक। उसके बाद बे का अर्थ होता है बिना, बेईमान, बेचारा और बेवकूफ़ अर्थात बेचारा में बे उपसर्ग लगा हुआ है। बद का अर्थ होता है बुरा, बदमाश, बदनाम और बदकिस्मत में बद उपसर्ग लगा हुआ है अरबी फारसी का। और बा का अर्थ होता है सहित, बाइज्जत अर्थात इज्जत के सहित या इज्जत के साथ, बाकायदा और बाअदब। तो ये सारे जो हैं आपके अरबी फारसी के उपसर्ग हैं जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो गए हैं। 13 उपसर्ग हैं, लेकिन आपको बहुत ही कम शब्दों में मैंने इनको याद करा दिया है आपको कि सरला हर बना, हम खुश, गैर कम, बीला बेबद बा। अब आते हैं हम लोग अंग्रेजी का उपसर्ग। सब, जनरल, हेड, चीफ वाइस अर्थात सब का अर्थ होता है अधीन, नीचे, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, इसमें सब जो है उपसर्ग है। जनरल मतलब प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, आप सुने हुए शब्द हैं ये सारे आप लोग देख रहे हैं, इसमें जनरल उपसर्ग है, इसमें भी जनरल उपसर्ग है। हेड अर्थात मुख्य, हेडमास्टर, हेडमास्टर में क्या है? तो हेड जो है उपसर्ग है। हेड क्लर्क और हेड कांस्टेबल में हेड उपसर्ग है। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर और चीफ इंजीनियर में चीफ उपसर्ग है। और वाइस का अर्थ होता है सहायक, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट अर्थात इसमें वाइस उपसर्ग है। अब आप लोगों के उपसर्ग बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया है। बस अब थोड़ा सा उपसर्ग जो संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं उनको भी मैं बताऊंगा और आपका उपसर्ग खत्म हो जाएगा, एकदम संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा यहाँ पर। दोस्तों कुछ संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं संस्कृत का अव्यय उपसर्ग के रूप में अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः पतन में कौन सा उपसर्ग है? तो अधः। अंतः भीतरी, अंतःकरण में अंतः जो है उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। चीर बहुत देर अर्थात चिरंजीवी और चिरायु में चीर उपसर्ग प्रयोग किया गया है। उसके बाद पुनर, फिर या पुनर्जन्म या पुनर्जीवन, जब हम लोग उच्चारण करते हैं पुनर्जन्म या पुनर्जीवन तो इसमें पुनर उपसर्ग हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और बहिर अर्थात बाहर, बहिर्गमन में बहिर्गमन अर्थात बहिर उपसर्ग है। अब देखिए VVI है आपका सत, ये बहुत परीक्षाओं में पूछ चुका है कि सज्जन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर जब संधि विच्छेद पढ़े हैं तो मालूम है कि सत धन जन अर्थात 3 in 1 से आप लोग जानते हैं। विसर्ग संधि में जाकर देखिए 3 in 1 में क्या है, ज का आपको त हो जाता है अर्थात 3 का त अर्थात, तो इस तरह से सज्जन और सदाचार, इसमें भी सत धन आचार अर्थात संधि विच्छेद से आप इसको पढ़ लिए कि सत धन जन अर्थात सज्जन और सत धन आचार अर्थात सदाचार से इसमें सत जो है उपसर्ग लगा हुआ है। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुरातत्व। उसके बाद सम अर्थात समान और समकालीन, इसका
बना हुआ है, समकालीन जो है सम उपसर्ग है, और सह अर्थात साथ, सहपाठी और सहयोग। ये बहुत ही आसान है, आप लोग जो भी कठिन है मैंने उसको आपको बढ़िया से समझा दिया है। और इस तरह से आपका उपसर्ग खत्म हुआ, और उपसर्ग में आप लोगों को मुझे आशा है कि बहुत ही अच्छा ढंग से आपको सारा उपसर्ग याद हो गया होगा। और श्री रामचरितमानस की चौपाई के आधार पर जो तर्ज पर मैंने बताया उसको 2-4 बार वीडियो को देखिए, सुनिए, निश्चित है आपको सारा याद हो जाएगा उपसर्ग। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, प्रत्यय लेकर मैं आऊँगा, और प्रत्यय भी आपको ऐसे बताऊँगा कि आपको पूरा एकदम याद हो जाएगा। और परीक्षाओं में लगभग 3-4 प्रश्न जो है ज़रूर उपसर्ग और प्रत्यय से पूछते हैं, और बहुत लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि उपसर्ग आसान है लेकिन बहुत कठिन है। इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो जाता है आपका, और माइनर मिस्टेक में आप गलत करके आ जाते हैं। जैसे सारे मिस्टेक जो आप करते हैं मैंने उसको इस वीडियो में आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा जितना भी आप मिस्टेक करते हैं सारा आप पकड़ लेंगे, अब कभी मिस्टेक नहीं होगा। और जब आपको उपसर्ग याद होगा तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो याद है उसमें से दिया है तो वहीं सही है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है करते रहिए। धन्यवाद।